हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, कंडक्टेंस के बारे में और फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा एक पॉइंट रह गया था सेल कांस्टेंट। हम वो नहीं करे था हमने उस दिन, सॉरी कल, और हम अब करेंगे सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल कांस्टेंट है उसी का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया था हमारे पास, रेजिस्टिविटी हो गई थी। ठीक है, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आ गया था R इजिकल टू रो L अपॉन ए। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आ गया था K कप्पा, है ना, जिसे कप्पा बोलते हैं यानी रेजिस्टिविटी को। ठीक है, कप्पा इजिकल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया था जो हमारे पास था क्या, G, है ना। G इजिकल टू क्या था आपका, रो अपॉन कप्पा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमें सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सेल कांस्टेंट में क्या होता है। सेल कांस्टेंट देखिए, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। It is due to the movement of ion present in the solution. It depends on concentration of electrolyte. It depends on the concentration of electrolyte. It is electrically conductor. It is electrically conductor to solution, है ना। It is electrically conductor to solution. ठीक है, ये सेल कांस्टेंट में क्या होता है कि जो आयन से मूवमेंट होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर। इस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेटेड है ना। जितना अच्छा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, आयंस मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो हेंस द क्वांटिटी L अपॉन A, द क्वांटिटी L अपॉन A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ठीक है, is called cell constant and it is denoted by symbol G star, है G star से कर सकते हैं। where L distance between electrode A is equal to area of cross section। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो ये मैं बता रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है इस तरीके से। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, ये एनोड होता है और नेगेटिव पे कैथोड होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको लेंथ कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है तो इसके बीच के इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जो होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेल कांस्टेंट, इसी में रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। चलिए, ओके, तो ये आपका यहाँ पर होता है। ठीक, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, अभी आने वाला है। ठीक है, हम लिखवा देंगे। तो अब ये समझिए कि जो सेल होता है, जो ये होता है आपके पास, इसकी डिस्टेंस होती है ये लेंथ और ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि L डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया जो क्रॉस सेक्शन जो उसने घेर रखा है, ये आपका इलेक्ट्रोड ने एरिया घेर रखा है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। देखिए वी नो डेट हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, इक्वेशन में, और कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग किससे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रो, यहाँ पर देखिए, या तो मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो R अपॉन रो इक्वल टू L अपॉन A। ठीक है, R अपॉन रो इक्वल टू L अपॉन A। अब L अपॉन A तो क्या होगा, G स्टार। ठीक है, L अपॉन A इक्वल टू G स्टार इक्वल टू, ये हो जाएगा R, और रो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो का मतलब हो जाएगा यानी 1 अपॉन रो। तो देखिए यहाँ पर होगा J स्टार इक्वल टू R मल्टीप्लाई 1 अपॉन रो, तो ये हो जाएगा J स्टार इक्वल टू R मल्टीप्लाई कप्पा।
ये रिलेशन आ जाएगा आपका इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कि सेल कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब वी नो डैट G इक्वल टू 1/r होता है ना, J इक्वल टू 1/r होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हम वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। तो G स्टार इक्वल टू, अब इसको R को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, कुछ 1/r इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका J स्टार इक्वल टू K/G, ठीक है। और हम इसको कर सकते हैं J कप्पा इज इक्वल टू J स्टार मल्टीप्लाई G, हम इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या थी यहाँ पर, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी आयन, ठीक है। ये आप लोग करोगे। इसके बाद यहाँ पर ये सेल कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी, तो वी नो डैट हम जानते हैं कि J इक्वल टू 1/r होता है ना, इस वैसी कंडक्टिविटी जो होती है, सॉरी जो कंडक्टिविटी होती है ना। और यहाँ पे G इक्वल टू 1/r, फिर G स्टार इक्वल टू K/, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया है ना R को, तो R इक्वल टू G स्टार इक्वल टू K/G, ठीक है। तो फिर K इक्वल टू G स्टार मल्टीप्लाई G, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कंडक्टिविटी आ गया, ठीक है, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक और आयनिक कंडक्टेंस। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं मेटेलिक और आयनिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम मेटेलिक और दूसरी बात कर रहे हैं आयनिक, ठीक है। यानी कि मेटेलिक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और आयनिक सॉल्यूशन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, क्या नेचर होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस थ्रू मेटल, है ना। जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, जैसे आपके पास मेटल की रोड लेते हैं, है ना, तो उसमें ये इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस थ्रू मेटल, ये मेटल में कंडक्ट होते हैं। दूसरा इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस थ्रू कंडक्टेंस, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकली conductance through conductance. It is due to the movement of electron. It is due to the movement of electron in metal, or it is due to the movement of electron ionic present in the solution. ठीक है. It depends on the number of volume, sorry, valency electron per atom. अब ये valency per atom का मतलब क्या है कि मैंने आपको वहां समझाया था कि मान लीजिए इस तरीके से O निगेटिव, ठीक है, ये इस तरीके से आपका, ठीक है, कि मतलब कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझाया था, एक सॉलिड स्टेट में बताया था, जो कर्नल हमने जो रेस बताई थी, कर्नल क्या होता है। तो देखिए मोबाइल, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला था मैंने कि इस तरीके से Na जब 1² 2s², 2p6 और 3s1, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो ये आपका इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना, एक एटम में डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक, ये हो गया। अब ये होता है इट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, डिपेंड करता है वो किस नेचर का है ना, मेटल और स्ट्रक्चर पर। तो क्या करता है, इट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इट्स विस्कोसिटी, है ना। ये इसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से, किस टाइप का है, ठीक है। दूसरा आता है, यहाँ पे आता है इट इज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और इट इज इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। मेटल में क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज, और फिर क्या होता है इसमें इंक्रीज से लेकर डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है, ये आपका मेटालिक और आयनिक कंडक्टेंस में डिफरेंस था। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद चलते हैं हम इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी पे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और जहाँ पे किरचॉफ लॉ आएगा, एक किरचॉफ लॉ आएगा, वो कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पे डिपेंड। ठीक है, तो नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर, जो मैंने बताया कि इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ये इसी में है, इसको थोड़ा समझा रहे हैं, इसी का एक पार्ट है इसके बारे में, है ना। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मेन यहाँ पर समझाने का ये है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक कंटेनर होता है हमारे पास। ठीक है, उसमें जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, हमारे पास एक एनोड और एक कैथोड होता है। ठीक है, जो यहाँ पर एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, ठीक, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl, ठीक है, यहाँ पर NaCl है जैसे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कंटेनर होता है, उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर NaCl भर रखा है, यहाँ पर फिल कर रखा है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो होता है टर्मिनल, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस बना हुआ है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब ये है कि ना तो इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फिक्स है ना, ये कहाँ भर दिया है। ठीक है ना, इसके डिस्टेंस फिक्स है इन दोनों इलेक्ट्रोडों की। ठीक है ना, इनका साइज फिक्स है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें आर नॉट फिक्स, है ना। क्या फिक्स होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस है तो उसमें देखिए अगर कोई ऐसी सेल बना दिया हमने, है ना, बेकहा मेजर करके कुछ नहीं, अगर इसमें जो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, ये फिक्स नहीं है इसमें। अब इनको फिक्स करने के लिए अगर हम इसको फिक्स करते हैं, है ना, तो कंडक्टिविटी यहाँ पर जो पता ही चल रही है हमें। अब जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देकर के, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें मैंने ये साइड आपकी एनोड है, ये साइड आपकी कैथोड है। ठीक है, ये साइड आपकी क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, ये आपका टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो इसका साइज आपका एक 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर आपका देखिए इलेक्ट्रोड का साइज हो गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर इसकी क्या डिस्टेंस है ना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर बना हुआ है ना, और इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो भी आप फिक्स है, वो भी क्या है, फिक्स है। उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml। ठीक है, 1 ml। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर फिक्स, तो इलेक्ट्रोलाइट साइज कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी, हमारे पास फिक्स कंडीशन होगी कि जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड भी हमारे पास मेजर किए हुए हैं और जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो भी मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये जब फ्लो होगा, है ना, जब इसमें रह करके फ्लो होगा तो उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसे कप्पा से शो करते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में जो फिक्स नहीं थी वो फिक्स यहाँ पर जो फिक्स हो गई, एक ये हो गया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है। अब जो हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, है ना। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन फिक्स होता है एक तो, ठीक है, क्या होता है, कंसंट्रेशन फिक्स होता है, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं होता है और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फर्स्ट उस पर करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर, ठीक है। जो चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, ये ठीक, इसमें मैंने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ लगा दिया इस साइड में, इसको बोलूँगा मैं कैथोड और इसको बोलूँगा मैं एनोड, ठीक है। अब इसके और इसके बीच के डिस्टेंस जो है, यानी इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस वो क्या है, फिक्स है, यानी मैंने 1 सेंटीमीटर बोल दिया, क्या बोल लिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है कंसंट है ना, इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो मेरे को पता नहीं, ठीक है। अब जो इसका कंसंट्रेशन है, जो इसका कंसंट्रेशन है वो मेरे को पता है, वो कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी होती है कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी क्या कहते हैं कि कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होगी मल्टीप्लाई होगी किसके, किसके मल्टीप्लाई होगी, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की होगी, ठीक है। ये हम किससे कर रहे हैं, जो हमने भी कंडक्टिविटी आपको बताई थी फिक्स रेशियो में, है ना, जिसमें यहाँ कंडक्टिविटी होती है, जब आपका जो कंसंट्रेशन फ्लो है, जो फ्लो होता है ना, तो तब कंडक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा इसकी जो कंडक्टिविटी होगी मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in volume centimeter cube of the solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of electrode is so large, ठीक है, so large, ठीक है, that whole the solution contained between then it is represented by lambda। इसको कितने करेंगे, लैम्डा, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना। समझिए ध्यान से जरा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू जो होता है वो कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, है ना, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि लैम्डा इक्यू यानी इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई वॉल्यूम ml, ठीक है। अब वॉल्यूम ml है, अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो हम इसको चेंज करेंगे। हम जानते हैं वी नो डैट, यहाँ पे वी नो डैट नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1000 क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है ml में है सॉल्यूशन, है ना, लीटर में होता है इसमें नॉर्मेलिटी में, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज किया ml में कर लिया, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम इन लीटर में यहाँ पर लेके आ जाता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ग्राम। क्यों, यहाँ पर हमने कितना में रखा है, 1 ग्राम में रखा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1, तो वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये लैम्डा, अब इस पीछे में रख दो, लैम्डा कप्पा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये लैम्डा कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई है। ठीक है, ये नोट करिए। अब इसकी यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी अब नोट करिए पहले। चलिए बच्चों, इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब, ये नॉर्मलिटी की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर, ये सेंटीमीटर ऊपर चला गया, सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब। ठीक है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, या मो सेंटीमीटर या इक्विवेलेंट इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये तो होता है हमारे पास यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तब आगे नोट करेंगे।